चलिए बेटा, कैसे हैं आप लोग सब? एकदम अच्छे। ठीक है। आज बेटा हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स यानी पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका हम एक डिटेल्ड रिवीजन करने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो अभी तक जिसने पार्टनरशिप फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, यानी एक बार अगर नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए ये रिवीजन की क्लास जो है वो यूजफुल नहीं रहेगी। जिन्होंने एक बार पार्टनरशिप का चैप्टर कर रखा है, चाहे अभी कर रखा है या उन्होंने 3 महीने 4 महीने पहले किया था, बहुत पहले किया था, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने एक बार कम से कम ये चैप्टर कंप्लीट कर रखा है उनके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम डिटेल्ड के अंदर सारे कंसेप्ट सारे टॉपिक्स कवर करेंगे और जहां पे बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है उन टॉपिक्स पे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। और इस क्लास के अंदर बेटा हर एक पॉइंट हर एक चीज आपकी कवर होने वाली है, इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये क्लास देखनी है। टोटल 2 रिवीजन हम क्लास करेंगे, 2 रिवीजन क्लास के अंदर पूरा चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी सारे टॉपिक्स है, काफी सारे कंसेप्ट है। तो अगर एक क्लास में पूरा रिवीजन करना हो तो फिर क्लास बहुत लेंदी हो जाती है, इसलिए हम लोग 2 क्लास में रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप की डेफिनेशन के साथ, पार्टनरशिप क्या है? तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons who have agreed to do a lawful business, and the profits of that business will be shared by them in an agreed ratio, and business is to be carried on by all or any of them acting for all। चलिए, ये तो हुई पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले स्टार्ट के अंदर ही देखी थी। तो क्या था? कम से कम 2 लोग होने चाहिए और उनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड, दैट इज एग्रीमेंट। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का काम। एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जब होना चाहिए तो अब क्वेश्चन उठता है कि एग्रीमेंट क्या होगा, ओरल और रिटन? तो बोथ एग्रीमेंट्स आर वैलिड। ओरल भी एग्रीमेंट हो सकता है एंड रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एग्रीमेंट वैलिड है। आप पार्टनरशिप जैसा चाहो कर सकते हो, बट रिटन एग्रीमेंट अगर करते हैं, ध्यान से सुनना, रिटन एग्रीमेंट अगर करते हैं तो उस रिटन एग्रीमेंट को जाना जाएगा पार्टनरशिप डीड के नाम से। ये हमने समझा था। तो एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। तो रिटन ओरल हो सकता है, रजिस्ट्रेशन करवाए या फिर नहीं करवाए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ऑप्शनल है। बट अगर आप रिटर्न में एग्रीमेंट बनाते हो, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है, क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, पार्टनर्स के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होगी, पार्टनरशिप कैसे रेगुलेट होगा, अगर ये सारी बातें आपने कहीं पे लिखी है तो उस जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, वो लिखित डॉक्यूमेंट है, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है? Partnership deed is a written document in which all the terms and conditions are written related to partnership. And ये क्यों जरूरी है? So that the future disputes and misunderstanding can be avoided. वो easily solve हो सकती है। अगर oral होगा तो यहाँ पे दिक्कतें होगी, disputes होंगे। तो रिटर्न बना लिया, ये तो प्रीफरेबल है, ये बन गई पार्टनरशिप डीड। फिर पार्टनरशिप डीड में सर क्या लिखा जाता है? तो पार्टनर्स जो मर्जी आए सब लिख सकते हैं, उनके पार्टनर्स के नाम क्या है, उनका बिजनेस क्या होगा, कौन कौन पार्टनर है, किसने कितनी कैपिटल लगाई है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, सैलरी, कमीशन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर लिखी जा सकती है। ठीक है सर, ठीक है, डीड तो समझ आ गया। डीड इज ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप आर रिटन डाउन। सर अगर ये डीड ना बनाए तो? क्योंकि बेटा रिटन में होना ऑप्शनल है, तो मान लो ये डीड जो है, डीड क्या है? मिसिंग है, या फिर
डीड बना ली लेकिन सारी बातें उसके अंदर इंक्लूड नहीं कर पाए, नए नए आए थे, नया नया एग्रीमेंट किया था, पता ही नहीं था क्या डीड बनानी है, क्या दिक्कतें हो सकती है फ्यूचर में, और ना ही वो किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे के पास गए कि भाई हमें गाइड करो कैसे पार्टनरशिप करते हैं, क्या दिक्कतें आती है इसके अंदर, क्या क्या इसमें लिखना चाहिए, ऐसा उन्होंने किया नहीं। तो डीड के अंदर बातें रह गई मिसिंग, और या फिर एकदम ही डीड बनाई ही नहीं। तो सर इस केस में क्या होगा, अगर पार्टनर्स डीड नहीं बनाए, एग्रीमेंट नहीं करे, तो फिर क्या होगा, तो फिर सर रूल्स लग जाते हैं। रूल्स जो आपके गिवन है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, जिनको हम बोलते हैं रूल्स इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स के बीच में डीड नहीं बनी हुई है तो फिर कौन से रूल्स अप्लाई होंगे, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम कुछ प्रैक्टिकल काम करें, पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करें, उससे पहले आपको इन रूल्स का नॉलेज होना चाहिए। तो एकदम ब्रीफ के अंदर फटाफट से मैं जो काम के रूल्स है, काम के पॉइंट्स है, वो मैं लिख तो नहीं रहा लेकिन बता देता हूं आपको कि अगर पार्टनर्स ने रेशियो एग्री नहीं कर रखा, प्रॉफिट कैसे बांटे जाएंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट एंड लॉसेज विल बी शेयर्ड इक्वली, क्लियर है। उसके बाद आईओसी नहीं दिया जाएगा, ये एक तो हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होगा, आईओसी क्या होगा, आईओडी क्या होगा, सैलरी कमीशन का क्या सीन रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन। ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अगर डीड में लिखा हुआ है तो डीड ही हमेशा प्रिवेल करेगा, जो डीड में लिखा हुआ है वही काम होना है। लेकिन अगर डीड में नहीं है या फिर डीड नहीं बनाई तो फिर इन सब पॉइंट्स का क्या होगा, तो यहां पे देखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या बोला, इक्वल होगा, आईओसी नहीं दिया जाएगा, आईओडी नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन कुछ नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, क्लियर है। तो ये बात यहाँ पे नोट करना कि बेटा अगर पार्टनरशिप डीड है तो ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर ये रूल्स अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर हुआ यहां तक, हाँ सर हाँ ये तो क्लियर है। तो चलो बेटा उसके आगे फिर हम क्या पढ़ रहे थे, हमने बात की थी कि पार्टनर्स अपनी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, उनके बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या वो ट्रेडिंग पी&एल या बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे और क्या बनाएंगे। तो यहां पे बेटा हमने देखा था कि पार्टनर्स भी सबसे पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट से आपका आगे का प्रोसेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट है वो शिफ्ट होता है पी&एल के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में बनता था बैलेंस शीट। लेकिन यहां पे क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये प्रोप्राइटरशिप होता है तो इसके बाद डायरेक्टली बनती है बैलेंस शीट, लेकिन यहाँ पे बीच में एक स्टेटमेंट बनेगा, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको शिफ्ट कर देंगे कहां पे, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसके बाद में यहाँ पे फिर से एक और नया जो बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां का यानी जो भी पी&एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का जो भी बंटवारा हुआ, आईओसी, सैलरी कमीशन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए, वो सारी चीजें पार्टनर्स कैपिटल में आएगी ताकि पार्टनर्स का बैलेंस कैलकुलेट हो, और उसके बाद में बनेगी बैलेंस शीट। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए बेटा। अगर ये सोल प्रोप्राइटर होता तो सबसे पहले बनता ट्रेडिंग, फिर बनता पी&एल, और उसके बाद सीधा बनता बैलेंस शीट। यहां से डायरेक्ट बनता बैलेंस शीट, यानी कि पार्टनरशिप के केस में दो स्पेशल अकाउंट्स हमें बनाने सीखने हैं, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि पहला चैप्टर ऑलमोस्ट बेसिक्स का जो चैप्टर है अपना, उसके अंदर हम एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे कि ये क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, और दूसरा हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है और ये कैसे बनता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा
पार्टनर्स के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, क्योंकि किसी पार्टनर ने कैपिटल कम लगा रखी है, किसी ने ज्यादा लगा रखी है, और कोई पार्टनर ज्यादा काम करता है फर्म में, कोई कम काम करता है, कोई काम करता ही नहीं है, और कई पार्टनर्स ने फर्म को लोन दे रखा है, कई पार्टनर्स जो हैं वो फर्म के लिए मार्केटिंग का काम करते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। तो अब यहाँ पे डिस्प्यूट होते हैं तरह तरह के पार्टनर्स के बीच में, इसलिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो उनके बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, जो डीड हो रखा है, उसके प्रोविजंस को रिकॉर्ड कर देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, तो अभी बनाते हैं। लेकिन उससे पहले बेटा P&L एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले अपने को एक चीज और समझना पड़ेगा, वो है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज किसको बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन किसको बोलते हैं। चार्ज का मतलब होता है कि जो आपको पे करना ही पड़ेगा, यू हैव टू पे वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। आपको प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, फिर भी जो एक्सपेंस आपको चुकाना ही पड़ता है। जैसे मान लो वर्कर को सैलरी, आपको लॉस हुआ तो वर्कर को सैलरी देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा। लैंडलॉर्ड को रेंट देना पड़ेगा, बैंक से लोन ले रखा है उस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सारे जो खर्चे जो हर हालत में चुकाने पड़ते हैं उनको बोलते हैं चार्ज। और जो खर्चे या जो अपने को पार्टनर्स को कुछ देना है तो वो सिर्फ प्रॉफिट के केस में ही दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। तो P&L एप्रोप्रिएशन हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन कर सके, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। तो चलिए, यानी कि ध्यान रखना, चार्ज कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ बनता है एप्रोप्रिएशन करने के लिए पार्टनर्स के बीच में, यानी प्रॉफिट का बंटवारा। और सारे चार्जेस के लिए क्या बनेगा वो हमें अभी नहीं बनाना, वर्किंग नोट में कभी कभार कैलकुलेट करना पड़ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ या फिर नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, इसलिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट वर्किंग नोट में करेंगे। और वर्किंग नोट में क्या बनाएंगे, P&L अकाउंट। तो बेटा चार्ज कौन कौन से होते हैं, आउटसाइडर के सारे खर्चे चार्ज होते हैं। जो भी हमें आउटसाइडर्स को चुकाना है, पार्टनर्स के अलावा किसी को कोई भी खर्चा चुकाना है, वो हमेशा हमारे लिए चार्ज होता है। और उसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं लेकिन वो भी चार्ज होते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो हमने ले लिया बाय नेट प्रॉफिट गिवन। अभी इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि इस नेट प्रॉफिट में कुछ कमियां हैं, कुछ दिक्कतें हैं। तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं और लेस नहीं हो रखे अभी तक, उनको लेस कर देंगे। तो एक तो लिखना रेंट टू पार्टनर। अगर पार्टनर का कोई रेंट है तो वो P&L में ही शो होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर के लोन पे अगर इंटरेस्ट है तो वो P&L अकाउंट में ही शो होगा क्योंकि वो चार्ज है। रेंट पार्टनर को क्यों दे रहे हैं, इन द कैपेसिटी ऑफ लैंडलॉर्ड। पार्टनर को रेंट पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं मिल रहा है, वो लैंडलॉर्ड की कैपेसिटी में मिल रहा है। पार्टनर था, उसने अपनी एक बिल्डिंग फर्म को दे दी, इसलिए हम उसको क्या दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्यों दे रहे हैं, लेंडर की कैपेसिटी में दे रहे हैं उसको, कि उसने फर्म को लोन दिया है एज ए पार्टनर नहीं एज ए लेंडर। तो वो लोन का इंटरेस्ट है वो उसको कंपल्सरी देना ही पड़ेगा। और उसके अलावा आपका आ गया मैनेजर से रिलेटेड, मैनेजर्स सैलरी हो सकता है या कमीशन हो सकता है। तो मैनेजर तो अपना क्या है, आउटसाइडर ही है वैसे भी, तो ये अपने क्या कर देंगे, ये चार्जेस जो नेट प्रॉफिट गिवन था उसमें से लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट एडजस्टेड, यानी ये हमारा एक्चुअल नेट प्रॉफिट है। और यही जो नेट प्रॉफिट है इससे हम यहां स्टार्ट करते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। क्लियर है। तो ये सर ये क्या है, ये बेटा वर्किंग नोट है। अगर किसी क्वेश्चन में ये जो एक्सपेंसेस हैं लेस अगर नहीं हो रखे, इनकी डिटेल दे रखी है, तो
तो सबसे पहले इनको लेस करके एक्चुअल नेट प्रॉफिट एडजस्टेड करके निकालेंगे और फिर यहां से उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, यहां स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में एक और आइटम आ सकता है जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलते हैं। फर्म के लिए इनकम है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और जो जितने भी पार्टनर है, मान लो 3 पार्टनर है, तो तीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख देंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का भी हम रिवीजन करेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है। यहां पे आपका आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर है XYZ का, और यहां पे आ सकता है अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है, पार्टनर को सैलरी या कमीशन देना है तो यहां आएगा। अगर कोई जनरल रिजर्व वगैरह क्रिएट करना है तो जनरल रिजर्व भी कब क्रिएट करेंगे, जब वो प्रॉफिट होंगे। क्लियर है? अगर प्रॉफिट है फर्म को तो उसका 10% 5% जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं है तो जनरल रिजर्व नहीं बनता है, इसलिए जनरल रिजर्व इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन। और फिर जो बचेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टनर्स के अंदर जो एग्रीड रेशियो है उनके बीच में, उसके अंदर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जो भी प्रॉफिट बचता है उसको कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आपका बन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर एकदम आसान है। आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले नेट प्रॉफिट के अंदर क्या एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, क्वेश्चन में कहां कहां आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। उसके बाद में आपको P&L एप्रोप्रिएशन में कोई दिक्कत नहीं है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन आनी चाहिए। इसका वर्किंग नोट एक हम बनाएंगे, यानी इसका हम रिकैप करेंगे। उसके अलावा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फंडा क्लियर होना चाहिए, ये हम वर्किंग नोट करेंगे। सैलरी कमीशन वगैरह में कुछ ज्यादा दिक्कत है नहीं। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीड रेशियो में करना है, एग्रीड रेशियो नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए, ये तो था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बनाते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और उसके बाद में क्या बनाएंगे, तो फिर बनाते हैं उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि बेटा अपने जब 3 पार्टनर्स होते हैं तो उनका जो कैपिटल का हिसाब किताब है, क्योंकि कैपिटल कभी फिक्स नहीं रहती है। कैपिटल में जो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया, जो सैलरी कमीशन मिला, वो सब भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट से हम लोग देखते हैं। तो मेंटेनेंस कैसे करते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। 2 मेथड है। फर्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो ये जो दोनों मेथड है एकदम आसान है, सिंपल से मेथड्स हैं। इनमें भी कई बार बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे बच्चे उस टाइम समझ भी लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतें होने लगती है, कुछ गड़बड़े करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। तो बेटा अभी बस ध्यान से देखना, वो मिस्टेक्स आप इस रिवीजन क्लास के बाद में नहीं करोगे। फिक्स्ड कैपिटल, नाम से ही पता चल रहा है कि जो पार्टनर की कैपिटल है वो क्या रहेगी, फिक्स्ड। तो इसलिए इस मेथड के अंदर नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, 2। कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहां पे नंबर ऑफ अकाउंट्स कितने होते हैं, 1 ओनली। और वो कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि इस मेथड के अंदर 2 अकाउंट बनेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो फिक्स रहेगा, पार्टनर की कैपिटल में चेंज नहीं होगा। इसके अंदर सिर्फ कितने आइटम आ सकते हैं, 2। कौन कौन से 2 आइटम, या तो अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है या फिर कैपिटल परमानेंटली विड्रॉ कर लेता है, तो वो 2 एंट्रीज इसके अंदर होगी। और अगर ये दोनों एंट्री नहीं है तो पार्टनर की कैपिटल बैलेंस BD वही सेम बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा।
तो फिर सर बाकी सारी जो चीजें मिलती है पार्टनर्स को, बाकी सारे जो चेंजेस करने हैं वो फिर कहां करेंगे, तो इसीलिए बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बेटा अब ये ध्यान रखना कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो क्वेश्चन के अंदर, तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्रीज है वहां पे नाम क्या आएगा, वहां पे बेटा नाम आएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं, क्योंकि बेटा आगे के जो सारे चैप्टर्स किए हमने, उन चैप्टर्स के अंदर मोस्टली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही चलना है, इसलिए बच्चे को पार्टनर्स कैपिटल लिखने की हैबिट पड़ जाती है। तो कभी फिक्स्ड मेथड भी हो तो भी वो पार्टनर्स कैपिटल ही लिखता है, और इसके आपके बोर्ड के अंदर मार्क्स कटेंगे बिल्कुल बेटा, ये ध्यान रखना। इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट कैपिटल में होता ही नहीं है। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो फिर एक ही अकाउंट है, तो वही सेम क्वेश्चन के अंदर, जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लो सैलरी देना है, तो मैं एंट्री कर रहा हूं, अगर यहां पे सैलरी की एंट्री समझते हैं, सैलरी टू पार्टनर, तो यहां पे एंट्री करूंगा तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट, फर्म के लिए खर्चा है डेबिट। इस मेथड के अंदर भी क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट, जितने भी रुपए हैं। अब यहां पे मान लो सैलरी देनी है एक्स को, तो यहां क्या लिखा जाएगा, एक्स करंट अकाउंट, और वही इस मेथड में अगर सैलरी करनी है तो लिखा जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहां पे तो सैलरी आप कैपिटल में तो एडजस्ट हो ही नहीं सकता, कैपिटल में तो सिर्फ दो ही चीजें आती है, और दो चीजों में मैंने सैलरी का नाम नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे सब कुछ एक ही अकाउंट में आता है, इसलिए यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये एंट्री जो है, ये यहाँ बड़ी दिक्कत होती है कई बार बच्चे को। हाँ सर, हाँ हम नहीं करेंगे, चलिए बेटा ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, तो ये दोनों अकाउंट्स आपको क्लियर हुए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल करंट दो अकाउंट बनते हैं, यहाँ पे एक ही अकाउंट बनता है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ भी लॉस वगैरह होगा तो वो करंट अकाउंट में होगा। पार्टनर्स अपनी जितनी कैपिटल लगा रखी है उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा? अगर पार्टनर्स के लॉस का शेयर काफी ज्यादा आ जाए, लॉसेज हो जाए फर्म को, तो उसकी कैपिटल डेबिट बैलेंस यानी नेगेटिव भी जा सकती है। क्लियर है? ये तो था डिफरेंस। और ये तो बेटा एक बार फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। ये देखो बेटा फॉर्मेट, यस तो फॉर्मेट बेटा देखा आपने, फटाफट से मैं फॉर्मेट आपको समझा देता हूं। देखो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो होता है वो फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। पार्टनर्स ने जो कैपिटल लगा रखी है दैट इज द पार्ट ऑफ फर्म्स इंटरनल लाइबिलिटी। तो पार्टनर्स जिसने भी जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है वो क्या है? फर्म के लिए लाइबिलिटी है। और उसका बैलेंस हमेशा कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। पार्टनर्स की लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस। इसलिए जब भी पार्टनर की लाइबिलिटी यानी फर्म के लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्या करना है? क्रेडिट। और लाइबिलिटी कम हो रही है तो उसको करना है डेबिट। सर ये क्या? बेटा एकदम सिंपल कर देते हैं इसको। यानी कि पार्टनर्स को अगर कुछ भी मिलना है, पार्टनर्स के अकाउंट में कुछ भी प्लस होना है, जैसे प्लस कब होगा? सर वो अपनी कैपिटल बढ़ाएगा, एडिशनल कैपिटल लाएगा तो प्लस होगा, ठीक है। जब वो सैलरी लेगा तो उसका कैपिटल प्लस होगा, जब उसको प्रॉफिट देंगे तो उसकी कैपिटल प्लस होगी। हाँ सर, हाँ। तो बेटा जब भी पार्टनर्स की कैपिटल में कुछ ऐड करना है तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड, और जब भी कुछ लेस करना है तो उसको लिखेंगे डेबिट साइड। यानी कि क्रेडिट साइड में अभी आपने देखा, मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी जो उसके पास ओपनिंग कैपिटल है, उसके बाद में बाई कैश एडिशनल कैपिटल अगर लेके आया है कैश या बैंक, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई बोनस एंड बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये सारी चीजें क्रेडिट साइड में आती है। डेबिट में क्या आता है? डेबिट में आएगा टू कैश परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, टू ड्रॉइंग्स अगर ड्रॉइंग की है तो, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो भी डेबिट साइड के अंदर आ जाएगा।
तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर अगर फिक्स्ड मेथड में होता तो ठीक है, 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, फिक्स्ड में चला जाएगा, यानी एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल, 2 चीजें वहां चली जाएगी, बाकी यहीं पड़ी रहने दो। अकाउंट का नाम हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये था फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। और अभी अपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जहां पे अक्सर बच्चों को दिक्कत होती है और यही सबसे मेन लॉजिकल कंसेप्ट है, अगर ये आपको नहीं क्लियर है तो दिक्कत होना ही होना है। वो क्या है? जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती है वो फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज पार्टनरशिप की, स्पेशली जर्नल एंट्री। पहली जर्नल एंट्री अपने करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा चीजें, आप कभी भी जर्नल एंट्री लिखो तो फुल फॉर्म यूज करना है, शॉर्टकट्स यूज नहीं करना है, ठीक है। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया, नरेशन वगैरह नहीं लिख रहा हूं मैं। ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट कहां बटेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में। यानी कि सर इसका मतलब अगर प्रॉफिट ना हो, देखना बीच बीच में क्या क्या पॉइंट में बता रहा हूं, प्रॉफिट अगर नहीं हो फर्म को तो सर P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट के केस में ही बनता है, लॉस के केस में नहीं बनता है। सर 1-2 बार हमने देखा है लॉस के केस में बना था। हाँ बेटा हाँ, अगर लॉस है लेकिन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एडजस्टमेंट शो करने के लिए लॉस के केस में भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो जनरली इन केस ऑफ लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, बट इफ देयर इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देन इट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। हाँ सर हाँ, ये क्लियर है। उसके बाद में सर, उसके बाद क्या एंट्रीज होती है? उसके बाद में बेटा एंट्रीज मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, सब शॉर्ट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना किसको है? सर पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स का अकाउंट में ऐड कर दो। पार्टनर्स कैपिटल लिख रहा हूं मैं, यहां करंट भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन सा मेथड है, ठीक है सर ठीक है। फिर आईओसी को कहां शिफ्ट करेंगे? आईओसी को शिफ्ट करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन टू आईओसी, ठीक है। उसके बाद में सैलरी कमीशन की एंट्री बताऊं? हाँ सर एक बार लिख दो। तो बेटा सैलरी हो चाहे कमीशन हो, एंट्री में दोनों डेबिट होने हैं। टू यहां पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल, किसको देना है, कौन से पार्टनर को, ए को बी को, उसका नाम आ जाएगा। और फिर इसकी भी ट्रांसफर एंट्री, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कमीशन। क्लियर हुआ? हाँ सर हाँ, एकदम सिंपल है। आईओसी भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, सैलरी कमीशन भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, इनको डेबिट करो। टू पार्टनर को पेमेंट कैश में करते नहीं है, इसलिए पार्टनर का नाम आ जाएगा, उसका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। और फिर इसको क्लोजिंग एंट्री, इसको शिफ्ट करने की एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन में कर देंगे हम लोग। सर उसके बाद में बेटा ये आईओडी की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो सर पार्टनर्स के लिए नुकसान है, फर्म के लिए क्या है, फायदा है। तो पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर से लेना है, तो पार्टनर की कैपिटल डेबिट करो और आईओडी को क्रेडिट करो। और फिर इसको सर P&L में भी तो शिफ्ट करना है। हाँ बेटा हाँ, आईओडी टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया शिफ्टिंग इसका भी, ठीक है। तो ये आईओडी की एंट्रीज हो गई। सर जनरल रिजर्व बनाना है, तो ये लो जनरल रिजर्व बना देते हैं। किस अकाउंट से बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस से बनेगा। टू जनरल रिजर्व, कोई भी रिजर्व बनाना है ये। अब यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं बेटा, कई बार बच्चों का ये डाउट आता है डिफरेंस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट हैव बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग, बट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस सर कैसे होगा, क्लोजिंग कैसे होगा? बेटा जब जनरल रिजर्व बनाया तो ठीक है, पैसा हमने सेव कहां कर लिया, जनरल रिजर्व में। लेकिन जब मैं पार्टनर्स को प्रॉफिट बांट रहा हूं, मान लो 5 लाख के प्रॉफिट है और पार्टनर्स डिसाइड करे कि 4 लाख ही बांटे जाएंगे, 1 लाख के प्रॉफिट फर्म के अंदर ही पड़े रहने दो,
तो वो 1 लाख के प्रॉफिट कौन से अकाउंट में बच गए, किस अकाउंट का बैलेंस हो गया। अगर 5 में से 4 ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो 1 लाख कहां बचे हुए रह गए, या तो उनको जनरल जोन में शिफ्ट करो और नहीं किया तो फिर वो बैलेंस किसका हो गया सर, वो तो फिर बैलेंस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का हो गया। एग्जैक्टली तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस हो गया क्लोजिंग, और ये अगले साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। उसके बाद में सर ये सब काम करने के बाद में जो प्रॉफिट बच गए उन प्रॉफिट का क्या करें, तो उन प्रॉफिट्स को बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर दो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। सर ये बस इतनी एंट्री है, हाँ बेटा हाँ। इसके अलावा और क्या एंट्री, इसके अलावा अगर एडिशनल कैपिटल लेके आया तो उसकी एंट्री कैश टू कैपिटल, और अगर परमानेंट विड्रॉल किया तो उसकी एंट्री कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल टू कैश, या फिर ड्राइंग की एंट्री ड्राइंग टू कैश, तो वो एंट्रिया और हो सकती है। बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी की सारी एंट्रिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड जितनी एंट्रीज बन सकती है वो सारी आपके सामने। तो इनको फटाफट से एक बार देखो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन अभी समझते हैं। पहले इसको बेटा फटाफट से एक बार एंट्रीज को रिकैप कर लो, माइंड के अंदर रिकैप कर लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अगर सबसे पहले तो अगर आपने डिटेल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं समझ रखा है तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के जो 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने पूरा टॉपिक कवर किया है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे चीजें डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। 5 मिनट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जितना फंडा है वो सारा क्लियर कर दूंगा मैं। अगर किसी ने पहले अच्छे से किया हुआ है, अब पूरा का पूरा भूल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको पूरा का पूरा रिकैप करवा दूंगा एकदम 100%, कोई भी पॉइंट नहीं छूटने वाला। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बार भी अच्छे से नहीं किया हुआ है या बहुत सारे कंफ्यूजन है तो डिटेल्ड क्लास पहले देखो, फिर ये रिकैप करना। चलिए, तो जिन्होंने देख रखी है उनके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स तरह तरह से ड्राइंग्स कर सकते हैं, और अगर अलग अलग डेट्स पे ड्राइंग करते हैं, कभी रेगुलर ड्राइंग करते हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम सिंपल शॉर्टकट फंडे बता रहा हूं मैं आपको। देखो एक पार्टनर की ड्राइंग्स दे रखी है ये, तो यहाँ पे तो सर ये क्या है, अलग अलग डेट्स है, कभी फर्स्ट को, कभी 31st को, कभी फिर फर्स्ट को। अमाउंट भी क्या है, अलग अलग है, यानी कि डेट भी अलग अलग है, अमाउंट्स भी अलग अलग है। उस केस में हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है, जब भी अलग अलग अमाउंट का अलग अलग डेट्स में ड्राइंग करे तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय यूज ऑफ प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड क्या है बेटा, एकदम सिंपल सा है। अमाउंट आपके पास में दिए हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपको एक और मंथ है वो कैलकुलेट करना है, बस हो गया काम। फिर इन दोनों का कर देंगे प्रोडक्ट। तो ये देखना बेटा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। करना क्या है आपको, 30 मई, यानी कि अगर 30 मई को पैसे निकाल लिए तो फिर वो कितने महीने के लिए रहे, तो मई से लेकर के 30 मई, सर मई तो छोड़ दो, यानी कि जून से काउंट करो, जून से लेके मार्च तक जो भी डेट काउंट करनी है 31 मार्च तक सब जगह। यानी कि क्योंकि कैलकुलेशन कब कर रहा है, 31 मार्च को, तो यहाँ पे हो गए जैसे 10 महीने। अगस्त में अगर बात करें तो यहाँ हो जाएंगे शायद 8 महीने, फिर यहाँ हो गए जैसे 5 महीने, फिर यहाँ हो गए 3 महीने, यहाँ हो गए 2 महीने। क्लियर है, तो ये महीने काउंट कर लेंगे और फिर उसके बाद में इनका कर देंगे प्रोडक्ट। जैसे ये 2000 का हो गया 20,000, ये हो गया 4000 का 32,000। ठीक है, तो ये इसी तरह से कर लो। ये आपका आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट या सम ऑफ प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ सर, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा ये आ गया सम ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद में इसी से कैलकुलेट कर देंगे आईओडी। आईओडी बराबर सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट, कॉमन आ गया रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन गया आईओडी कैलकुलेट करने का बाय प्रोडक्ट मेथड के थ्रू।
अगर इसको डिटेल में समझना है, लॉजिकल समझना है, तो आपको डिटेल क्लास देखनी पड़ेगी। और अगर आपने डिटेल में समझ रखा है तो ये आपके लिए सफिशियंट है। इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाए तो कौन सा मेथड लगा देंगे, प्रोडक्ट मेथड। सर उसके बाद में बेटा एक पॉइंट, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट मेथड कब लगाना है। सेकंड पॉइंट कि अगर अपने को डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ही नहीं, बोल रहा है कि ड्राइंग की है राम ने 50,000 की, कितनी बार की, कब कब की, कुछ भी नहीं बता रखा है। ऐसी सिचुएशन में एक लॉजिक, एक रूल आपको याद रखना है कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट नोन, नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट नोन और नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, then interest will be calculated for average months, interest will be calculated for average months, यानी कि टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय 2। अगर पूरे साल काम हुआ है तो 12/2 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, अगर 10 महीने काम हुआ है तो 10/2 यानी कि 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, अगर उसने 3 महीने ही काम किया था, 3 महीने के अंदर ही ड्राइंग किया है तो 3/2 यानी 1.5 मंथ्स का इंटरेस्ट। एवरेज का मतलब क्लियर हुआ, 6 नहीं मानना है हमेशा, जितने टोटल मंथ्स है डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द एवरेज। मिड का मान लेंगे, जब भी डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो मिड मान लेंगे। क्लियर हो गया। तीसरा रूल नंबर 3, जब रेट के साथ में पर एनम नहीं लगा हुआ हो, लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट 6%, 6%, बस पर एनम है ही नहीं, तो ऐसे केस में 6% लिया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ मंथ्स। काउंट ही नहीं करना है, कोई प्रोडक्ट मेथड नहीं लगना है, कोई और शॉर्टकट मेथड नहीं लगना है, सीधा सीधा ये कितनी ड्राइंग हुई, 2 4 6 3 9 15 और 4 19, 19,000 की टोटल ड्राइंग है। 19,000 इंटू 6/100, बस ये मंथ वाला तो कुछ होना ही नहीं है। सर 50,000 रुपए निकाले, 50,000 का 6%, कोई एवरेज वाला रूल नहीं लगना है। जब रेट पर एनम में नहीं हो तो सीधा सीधा 6% 4% जितना इंटरेस्ट है डायरेक्ट कैलकुलेट होना है, कोई भी और लॉजिक नहीं लगाना है और कोई रूल अप्लाई नहीं होना है। तो ये था थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, जब ड्राइंग करे एक सीक्वेंस में, एक रेगुलरिटी के अंदर, यानी कि ये ऐसे नहीं, अमाउंट भी सेम होगा, डेट भी सेम होगी। अगर 30 अप्रैल को पैसे निकाले हैं तो फिर 30 मई को निकालेगा, फिर 30 जून को निकालेगा, फिर 31 जुलाई को निकालेगा, फिर 31 अगस्त को निकालेगा। यानी कि हर बार पैसे कब निकालेगा, पैसे निकालेगा सर, अच्छा मई के अंदर 31, हाँ, पैसे हर बार लास्ट डेट को निकालेगा, बीच का इंटरवल 1 महीना, और पैसे निकाल भी कितने रहा है सर, हर बार 2,000 रुपए निकाल रहा है। जितनी बार निकाले हैं, कितने रुपए निकाले हैं, 2,000। इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स, कंसेक्यूटिव ड्राइंग्स। अगर पार्टनर क्या करे, रेगुलर ड्राइंग्स करे, यानी कि एक सेम अमाउंट सेम इंटरवल पे, तो ये मेथड लग जाता है। इसके अंदर मंथली हो, क्वार्टरली हो, बीच में कहीं से भी कुछ भी आ जाए, लेकिन बेटा याद रखना कि ये जो मैंने ये लिखा हुआ है ओवरऑल, ये क्रक्स है, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इससे सब कुछ सॉल्व हो सकता है, एकदम आराम से हो सकता है। इसको फटाफट से समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे कैसे, जब ड्राइंग की है बार बार, मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, 4 बार, 12 बार, 6 बार, यानी कि टोटल ड्राइंग निकालेंगे। सबसे पहले एक साथ एक ही बार में सब ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालेंगे। 12 बार ड्राइंग की है, टोटल ड्राइंग ले लेंगे, रेट अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा, इनटू, अब यहाँ पे 12 ड्राइंग एक साथ हमने जोड़ दिया तो सबके मंथ्स क्या है, अलग अलग है। कभी 12 महीने का ब्याज है, कभी 7 महीने, कभी 9 महीने, 11 महीने, इसलिए यहाँ पे मंथ्स क्या लेंगे, एवरेज मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 होना है, क्योंकि रेट पर एनम में है। एवरेज मंथ्स क्या होंगे, एवरेज मंथ्स भी मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स ऑफ लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। चलिए इसको समझने के लिए ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ है चिंटू विड्रॉज ₹3,000 पर मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 15th जुलाई। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग ईयर 31 मार्च एंडिंग मान लेना, और सपोज करो कि बिजनेस जुलाई में ही स्टार्ट हुआ है, तो पहला ड्राइंग यहाँ पे मुझे एवरेज मंथ्स निकालने के लिए क्या चाहिए, मंथ्स ऑफ फर्स्ट ड्राइंग। तो बेटा यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग चिंटू ने कब किया, सर 15th जुलाई लिखा हुआ है,
और लास्ट ड्राइंग कब हो गया सर? 15 मार्च हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 31 मार्च को ईयर एंडिंग है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो 15 जुलाई पहली ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग 15 मार्च, अपने को ये दो ही चाहिए। तो 15 जुलाई पे यहाँ पे महीने काउंट करो, जुलाई तो हाफ हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 8.5 हो गए। और यहाँ पे हो जाएंगे 0.5, 0.5। तो इन दोनों का एवरेज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4.5। क्लियर है? 4.5 एवरेज मंथ्स। अब ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल 9 बार पैसे निकाले हैं 3000, तो 3000 इंटू 9, ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। 3000 इंटू 9 टोटल करने में कोई दिक्कत नहीं किसी को? नहीं सर नहीं। रेट मान लो 6% पे है, तो ये 6% बाई 100। एवरेज मंथ 4.5/12। एवरेज मंथ कहां से आए? ये यहाँ पे कैलकुलेट किए हमने, बस ये इतना सा फंडा है, कैलकुलेट कर दो, काम खत्म। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखा है कि मिंटू विड्रॉज ₹8000 क्वार्टरली। क्वार्टरली 8000 रुपए निकाल रहा है मिंटू, जो चिंटू का पार्टनर है। एंड कब निकाल रहा है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई। तो 1 जुलाई यानी कि यही जुलाई से बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो पहली ड्राइंग कब की? 1 जुलाई को। और आखिरी ड्राइंग कब होगी? क्वार्टर क्या होता है बेटा? जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगली ड्राइंग कर लेगा 1 अक्टूबर को, फिर दिसंबर के बाद अगला 1 जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 ही क्वार्टर का है। तो ये हो गया, यानी फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट के महीने आपके 9, लास्ट वाले के महीने 3। एवरेज कितना आ गया? 6। तो टोटल मिला के ड्राइंग की 8000 इंटू 3 तो हो गया 24000, इंटू रेट आपकी 6% है ही है, और मंथ्स आ गए 6/12। एवरेज मंथ 6/12। ये 6 कहां से आए? ये वर्किंग नोट से, ये वाला जो वर्किंग नोट है। तो क्लियर हुआ? यानी कि कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए बीच में, ये वो कोई दिक्कत नहीं है, ये बस फंडा आपको माइंड में रखना है। और ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट। क्या 4 पॉइंट डिस्कस किए? पहला पॉइंट प्रोडक्ट मेथड का, दूसरा अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं है तो हमेशा एवरेज मंथ्स करना है, तीसरा अगर रेट पर एनम में नहीं है तो केयरफुली रीड करना है और पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, कोई मंथ का एडजस्टमेंट फिर होगा नहीं, और फोर्थ ये वाला। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद में हमने समझा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली चीज तो अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हुआ है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट्स हैं तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दिया जाएगा जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं। और अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट विल बी ट्रीटेड एज चार्ज, अगर पार्टनर्स ने एग्री कर रखा है कि इंटरेस्ट को तो चार्ज माना जाएगा, यानी कि प्रॉफिट हो चाहे ना हो फिर भी दिया जाएगा, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन में। ठीक है, ये तो थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड पॉइंट्स। उसके बाद में अच्छा, पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि अगर डीड में नहीं है तो कोई आईओसी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल अपने पास होनी चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को क्या कैपिटल थी वो यहाँ पे होनी चाहिए। मान लो थी 3 लाख रुपए। उसके बाद में ये देखना है कि उसने कब कब कैपिटल के अंदर क्या चेंज किए, तो वो चेंजेस अपने को लेने हैं। मान लो 1 जून को उसने 1 लाख रुपए और लगा दिए तो कितनी हो गई? 4 लाख रुपए प्लस 1 लाख है। उसके बाद में उसने क्या किया, यहाँ पे सर 30 सितंबर को उसने माइनस 1 लाख कर दिया वापस, तो ये कितनी हो गई? 3 लाख। क्लियर है? तो ये आप इस तरह से जब जब पार्टनर ने चेंज किया है वो चेंज अपने नोट करेंगे। तो अब ये आपका हो गया कैपिटल का अमाउंट हो गया। यहाँ पे हम लोग मंथ्स कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ पे मंथ्स ध्यान रखना आईओटी की तरह नहीं कैलकुलेट करने, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे मंथ्स कैलकुलेट होंगे। यानी कि अप्रैल और मई के अंदर कैपिटल थी 2 महीने के लिए 3 लाख, फिर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने के लिए थी ये, फिर सितंबर से फिर ये, तो ये मंथ्स हो जाएंगे कैलकुलेट। क्लियर है? तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैं फटाफट में बता रहा हूँ, डिटेल देखना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 क्लासेज हैं वो आपको देखनी चाहिए, लेकिन शॉर्ट में आप देख सकते हो। अगर आपने पहले वो देखी हुई है तो आपको ये समझ आ रहा है आराम से।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपने कर लिया यहाँ पे। अच्छा, इसको बेटा मान लो ये इतना ही है, यहां तक ही है, और कोई चेंज किया ही नहीं है फिलहाल के लिए। तो ये आपका हो गया सितंबर, छोड़ दो, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये कितने महीने हो गए? 6 महीने। क्लियर है? ये टोटल, हाँ 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगना है, ये 12 हो गया। तो 3 लाख इंटू 2 कितना हो गया? 6 लाख हो गया। प्रोडक्ट कर देंगे इसका भी, 4 लाख इंटू 4 16 लाख हो गया। फिर ये 3 लाख इंटू 6 18 लाख हो गया। इसकी टोटल करो सर, इसकी टोटल हो रही है 40 लैक्स। क्लियर है? ये प्रोडक्ट की टोटल आ गई, यानी प्रोडक्ट मेथड अब यहाँ पे जैसे आईओडी में करा था वैसे ही यहाँ पे करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ, यानी कि आईओसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद में एक पॉइंट में यहाँ पे और बताऊंगा, कई बार क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट्स अकॉर्डिंग टू इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, तो सर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो क्या होता है? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं, कभी कैलकुलेट किया ही नहीं। तो बेटा अभी बता देते हैं। कैपिटल रेशियो आपने सुना है? हाँ सर, हाँ सुना है। जैसे मान लो राम की कैपिटल स्टार्टिंग में 3 लाख थी, फिर कोई चेंज था नहीं, श्याम की कैपिटल थी 2 लाख, तो रेशियो क्या हो गया? 3:2। तो ये तो समझ आता है, लेकिन सर ये इफेक्टिव कैपिटल रेशियो क्या है? तो वो अभी बता देते हैं बेटा। जब बार बार कैपिटल चेंज होती है तो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो निकालना पड़ता है। इफेक्टिव कैपिटल रेशियो यानी कि ये जो प्रोडक्ट की टोटल आई है 40 लैक्स, और इसी तरह मान लो इसकी कैपिटल जो है वो थी 2 लाख, और फिर 6 महीने बाद उसने बढ़ा के कर दी 4 लाख। तो 2 लाख इंटू 6 ये हो गई 12 लैक्स, ये हो गई 24 लाख। तो ये आपका टोटल कितना हो गया? 36 लैक्स। तो जो आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो, क्या है? जो प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो आईओसी निकालते टाइम, वही प्रोडक्ट को अगर रेशियो में लिख दें, इसको रेशियो में लिख दें, ये हो गया 10:9, इसी को बोलते हैं, यही क्या है आपका? इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। इसी को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अपने को पूछे कि इफेक्टिव कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है वो कैलकुलेट कर लो और उसको ही रेशियो में लिख देते हैं, तो क्या बन जाता है? इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। तो ये आराम से हो जाएगा। उसके बाद में अब एग्जामिनर क्या है? सर बहुत होशियार है, तो आपने ये कैलकुलेशन अच्छे से कर रखी थी आईओसी की, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए था? सर ओपनिंग कैपिटल चाहिए थी, उसने ये नहीं दी आपको, ओपनिंग कैपिटल ही नहीं दी, मिसिंग है। तो फिर अगर ओपनिंग नहीं दे रखी तो फिर क्या दे रखी होगी? क्लोजिंग दे रखी होगी, 100% दे रखी होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल से हम लोग सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, और ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके फिर आईओसी कैलकुलेट कर देंगे। सर ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बेटा ये देखो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए अगर उसके क्लोजिंग कैपिटल ले लेंगे सबसे पहले, और फिर बेटा जो चीजें ऐड कर रखी है वो लेस कर देंगे, और जो चीजें लेस हो रखी है उनको वापस ऐड कर देंगे, तो आप पहुंच जाओगे ओपनिंग कैपिटल पे। ये एक बार आप फटाफट से देख लो कि ये कैसे ओपनिंग कैपिटल निकल रही है। जैसे ड्रॉइंग्स, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ये ऐड कर देंगे, एडिशनल कैपिटल, प्रॉफिट शेयर या कुछ आईओसी सैलरी कुछ है तो इनको कर देंगे लेस। तो ये आपके पास आ गई ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल के बाद में फिर वही सेम तरीका है, ओपनिंग कैपिटल से फिर क्या कैलकुलेट कर लेंगे? आईओसी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। उसके अलावा और क्या था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर? सर सैलरी ईयरली देनी है। एक पॉइंट याद रखना है कि अगर सैलरी का कुछ नहीं कहा हुआ तो हमेशा उसको ईयरली मान के चलेंगे, मंथली क्वार्टरली एज्यूम नहीं करना है। फिर क्या था? कमीशन था। कमीशन में क्या करना है? कमीशन में बेटा जैसा क्वेश्चन वाला बोले वैसा काम करेंगे। कमीशन में क्वेश्चन कह रहा है कि नेट प्रॉफिट पे देना है तो डायरेक्ट नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर आईओसी देना है तो आईओसी लेस करके, सैलरी भी लेस करना है तो सैलरी भी लेस करना है।
खुद कमीशन भी लेस करना है तो फिर 10/110 10/110 वाला फंडा भी लग जाएगा, अगर कमीशन खुद लेस आफ्टर कमीशन अगर देना है तो। क्लियर है? या फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे 10% देना है तो भी 10/110 वाला फंडा लगेगा। तो ये कमीशन कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद में ये सारी चीजें जब लिखेंगे तो ये आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो अपना बेसिक्स का मेन पार्ट है। उसके बाद में P&L एप्रोप्रिएशन के जस्ट बाद अगर एंट्रीज पूछा है तो वो भी हमने रिकैप कर ली। फिर अगर पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट पूछा है तो वो हमने रिकैप कर लिया। प्रैक्टिस आपको करनी है और ये आपका जो पार्टनर कैपिटल करंट बनते ये आपका एक फेज यहाँ पे हो गया कंप्लीट। और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ नहीं कहा तो इक्वल रेशियो दिया हुआ है तो उस रेशियो में, और अगर वो कह रहा है कि फर्स्ट 1 लाख को इस रेशियो में फिर नेक्स्ट बचे हुए को उस रेशियो में, तो वैसे भी अलग से एक वर्किंग नोट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये थे बेटा सारे के सारे कंसेप्ट पार्टनरशिप के। अभी इसके अंदर जो आगे के टॉपिक है ये हमने बेसिक फंडामेंटल कंप्लीट किया। अब अपना क्या टॉपिक बच गया, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट। ये दोनों टॉपिक हम रिवीजन 2 वाली क्लास के अंदर कवर कर लेंगे और इनके क्वेश्चंस भी हम लोग कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। और ये जो अभी तक हमने काम किया ये एकदम आसान था, इसकी प्रैक्टिस आज ही आप लोग फटाफट से कर लें, क्योंकि जैसे ही रिवीजन किया है आपकी सारी चीजें माइंड के अंदर आपके क्लिक हो रखी है। और अभी आप जब रिसेंटली इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना जल्दी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। तो बेटा आज ही इसका रिवीजन किया है आपने और आज ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। यस सर यस, हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रिवीजन 2 के अंदर गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय।